हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से आ जाइए दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हिंदी, है ना। आज आप सभी का हिंदी का टेस्ट होने वाला है और हिंदी का ये लगभग चौथा या पाँचवा टेस्ट होगा। अगर पीछे वाला टेस्ट इसका नहीं देखें तो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि हिंदी में आपको सिर्फ पास करना है ना। हिंदी में सिर्फ दोस्तों आपको पास करना है, यानी कि 30% नंबर लाना है, हिंदी और अंग्रेजी मिला करके, है ना। हिंदी में आपके रहेंगे 75 सवाल और आपके इंग्लिश में रहेंगे आपके 25 सवाल। दोनों में से आपको 30% दोनों मिला करके लाना है। कोई ज़्यादा इसमें ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस इसमें पास कर जाना है। उसके बाद आपका जो पेपर 2 है वो आपका चेक होगा और उसी से आपका मेरिट बनेगा। तो आपकी डेली जो क्लास चलती है वो 3 बजे से चलती है, लेकिन आज आपकी क्लास 4 बजे चलेगी, है ना। सिर्फ आज के लिए, है ना। थोड़ा कुछ काम था, इस वजह से हम बिजी थे, तो ये नहीं हो पाया था, इसी वजह से हम 4 बजे आज रखे हैं सिर्फ आज के लिए। कल से तो आपका 3 बजे से ही चलेगी आपकी क्लास, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर है टोटल आपका 38, है ना। 38वां ये टेस्ट है, जिसमें आपका समान अध्ययन का डेली चलता था और करेंट अफेयर का वो तो आपका चलेगा ही आपका, है ना। समान अध्ययन, करेंट अफेयर, साइंस का, है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, उसके अनुसार से, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ पर 50 सवाल, इसका पूरा भी डिस्कशन भी हम लोग यहाँ पर करते चलेंगे। तो सभी लोग दोस्तों आ जाइए। और इसका पीडीएफ आपको अगर लेना है दोस्तों, तो पीडीएफ आप ले सकते हैं हमारे यहाँ 1 to 5 के लिए और आपका 9-10 के स्टूडेंट के लिए, है ना। 9-10 के लिए सामाजिक विज्ञान की चल रही है और 1 to 5 के लिए चल रही है। आपका ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। तो आप ये व्हाट्सएप में आपको मिलेगा, सारे मटेरियल व्हाट्सएप पर ही मिलेगा। और इसमें 499 अभी फ़िलहाल चार्ज है, तो आप 499 पे करके इसमें जुड़ सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पे करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाट्सएप पर हमारा भेज दीजिएगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और आपको पर्सनली सारे पीडीएफ जो पीछे छूट गया है आपको, वो आपको मिल जाएगा। और आगे जो आपको क्लास होती जाएगी वो डेली वाइज आपको ग्रुप में फिर मिलते रहेगा आपका, ठीक है। कोई मंथली नहीं है, एक बार आपको पे करना है दोस्तों, उसके बाद एग्ज़ाम तक आपकी ये चलते रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी का पहला सवाल है आपका। हिंदी का पहला सवाल कह रहा है कि पद्मावत जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है, क्या होगा आंसर हो जाएगा आपका। मैं फटाफट ये बताते चलता हूँ आपका। फर्स्ट का आंसर क्या होगा जी, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। जी हाँ, पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद, है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं आपके पद्मावत के रचनाकार। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। पद्मावत की रचना, पद्मावत की जो रचना हुई थी ये शेर शाह सूरी के शासन काल में हुआ था, याद रखना है। पद्मावत जो है दोस्तों ये अवधी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, ये अवधी भाषा में लिखा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पद्मावती कौन थी, पद्मावती थी ना, आप फिल्म देखे होंगे तो राणा रतन सिंह की पत्नी थी दोस्तों पद्मावती। ये भी पूछा गया प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर कि निसर्ग निर्गुण प्रश्न है कि निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है, बताइए। निर्गुण जो ये शब्द है इसमें कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, या कोई नहीं दोस्तों, है ना। तो कौन सी संधि होगी आपका निर्गुण में, क्या होगा। देखिए निर्गुण का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा दोस्तों। निर्गुण का अगर संधि विच्छेद करिएगा तो निह जोड़ आपका गुण होता है ना, निह जोड़ गुण होता है निर्गुण। तो ये कौन सा संधि होगा आपका, विसर्ग संधि हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल चलते हैं, आपका सवाल नंबर है आपका 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन होना का मुहावरा का अर्थ होता है दोस्तों महामूर्ख होना, है कि नहीं, महामूर्ख होना। अगर आप में से कोई हैं तो बताइए, है ना। अक्ल का दुश्मन यानी कि महामूर्ख। अब आप हमको बताइए कि दौड़ धूप करना, इसका अर्थ क्या होगा। दौड़ धूप करना मुहावरा है और दौड़ धूप करना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ी कोशिश करना, यानी या फिर बहुत कोशिश करना। दौड़ धूप है ना, कहते हैं बहुत ज़्यादा दौड़ धूप कर रहे हो, इसका मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो दोस्तों, ठीक है ना। मुहावरा जो ऐसा चीज़ है ना, इसका आप अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। नानी याद आ जाना, तो नानी याद आना मतलब होश ठिकाने लग जाना, है ना, होश ठिकाने लग जाना। खंड खंड करना का मुहावरा क्या होगा, नष्ट कर देना, यानी कि टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना।
कयामत ढाना का ये मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सब कुछ नष्ट करना, यानी कि बहुत ज़्यादा कयामत ढा रही है। अभी जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा दोस्तों, है ना, हमारे तो सर में बहुत सारा जख्म निकल रहा है, इतना गर्मी हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है ना। दंत जो उच्चारण की दृष्टि से कौन सा नहीं है दोस्तों, कौन सा वर्ण यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो वर्ण है वो आपका दंत नहीं है, यानी कि दंत से वो उच्चारण नहीं निकलता है। तो न है, ट है, त है, ट है, द है, क्या होगा दोस्तों। देखिए दंत उच्चारण वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं, तब याद रखिएगा। दंत उच्चारण वाले जो वर्ण है त, थ, आपका द और ध, है ना, त, थ, द, ध। तो त, थ, द और ध और न, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा ट। ट जो है दोस्तों ये आपको दंत नहीं, दंत वाला आपका नहीं हो जाएगा, है ना, दंत वाला आपका ये नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा ट। ठीक है, तो ट आखिर कहाँ से निकलता है उच्चारण दोस्तों, तो ट का उच्चारण हमें निकलता है आपका मूर्धन्य से, है ना। अगर मूर्धन्य वर्ण पूछता तब हो जाता आपका ट, है ना, मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य वर्ण और कौन कौन से हैं, ट है, ठ है, ड है, ड है, न है, स है। ठीक है, ये मूर्धन्य वर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि पुत्री, जी हाँ, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। पुत्री का पर्यायवाची क्या होगा। पुत्री का देखिए बहुत सारा पर्यायवाची होता है, कन्या है, अंगजा है, बेटी है, आपका तनुजा है ना, घी भी कहा जाता है, घिया कहा जाता है, नंदना कहा जाता है, नंदिनी कहा जाता है दोस्तों, है ना, लड़की कह सकते हैं, कुमारी कह सकते हैं। तो ये सभी पुत्री का क्या है, पर्यायवाची है। ऑप्शन में दिया गया है आत्मजा, तो आत्मजा भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, पुत्री का पर्यायवाची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर, गिरिधर। वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा प्लीज, जितने लोग लाइव में आ गए हैं सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर देना, है ना। आज आपकी 4 बजे चल रही है, डेली आपकी क्लास जो होती है वो 3 बजे से ही चलती है और 3 बजे से ही चलेगी। ठीक है, बताइए गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है। गिरिधर में दोस्तों कौन सा समास प्रयुक्त है, तो गिरिधर में बहुब्रीहि समास है। कौन सी समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। बहुब्रीहि का अर्थ क्या होता है, तो बहुत धनों वाला अर्थात संपन्न। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, है ना, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है ना। नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो उल्लेख अलंकार हो जाएगा, है ना। इसमें कौन सा अलंकार है भाई, तो उल्लेख अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, जहां एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहां उल्लेख अलंकार होता है ना, याद रखिएगा। जहां एक वस्तु का वर्णन जो है अनेक प्रकार से किया जाए उसको उल्लेख कहते हैं, है ना। आप एक वस्तु को बहुत सारा चीज में उसको प्रकार में बांट रहे हैं तो उल्लेख कर रहे हैं उसका बहुत अच्छे तरीके से, है ना, नहीं कहता है कि इसका उल्लेख कीजिए, है ना, यानी कि एक वस्तु को आप अनेक प्रकार से मतलब कि उसको बता रहे हैं आप। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 8 नंबर। 8 नंबर है कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है के लिए शब्द कौन सा होगा। देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं हो, पत्नी है उसकी, है ना, लेकिन वो साथ में नहीं है, इसके लिए क्या होगा। और देखिए जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसके लिए शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है, या फिर जिस महिला का पति मर चुका हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयुक्त होता है ना, ये आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछा जाता है। तो जिस की पुरुष की पत्नी अगर साथ में नहीं है तो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त करेंगे दोस्तों, ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा विपत्निक, है ना, इसको कहते हैं विपत्निक दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर। यानी कि जिस पुरुष की पत्नी साथ में नहीं है उसको विपत्निक कहते हैं, और जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी है उसको क्या कहते हैं, तो विधुर कहा जाता है ना। जिस पुरुष की पत्नी अगर मर गई है तो उसको विधुर कहते हैं, और जिस महिला का पति मर गया हो तो उसे विधवा कहते हैं, आपको पता होगा। और जो नायक या नायिका से विमुक्त होने पर दुखी हो उसको वियोगी कहते हैं, और वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले तो उसको क्या कहते हैं, अधयूड़ा कहते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति दोस्तों दूसरा विवाह कर ले उसको कहते हैं अधयूढ़ा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4-5 जो है आपका ये बार बार आपको पूछा जाता है।
अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर कि पलंग शब्द का तत्सम बताना है ना। पलंग का तत्सम क्या होगा, तो पलंग का तत्सम हो जाएगा पर्यंक। अब पर्यंक कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन हो जाएगा पर्यंक, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर, ठीक है। पलंग का पर्यंक हो जाएगा, ठीक है। पलंग कैसा शब्द है दोस्तों, तो पलंग जो है ना ये फारसी शब्द है, ठीक है। न ही ये तत्सम है और न ही तद्भव है, ये फारसी है आपका, ठीक है, यानी कि विदेशज है आपका, है ना, विदेशी शब्द है आपका। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है काली घटा घमंड घटा। बताइए काली घटा घमंड घटा, है ना, काली घटा का घमंड घटा, पंक्ति में दोस्तों कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो इसमें है आपका कौन सा अलंकार, यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यमक अलंकार है इसमें, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब जहाँ एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, उसे ही यमक अलंकार कहते हैं। यानी कि जब एक शब्द की आवृत्ति जो होता है 2 से अधिक बार होता है लेकिन उसका जो अर्थ है ना वो अलग अलग हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला है देवर शब्द का दोस्तों तत्सम रूप क्या होगा, देवर, तो देवर का तत्सम हो जाता है आपका दीवर, है ना, देवर का तत्सम हो जाएगा आपका दीवर, ऑप्शन नंबर आपका बी कर लेना है, यहाँ पर थोड़ा सा दीवर यहाँ पर हो जाएगा दीवर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपको सुधार लेना है, ठीक है। देवर का तत्सम रूप होता है। देवर शब्द जो है दोस्तों ये आपका किसको कहते हैं, देवर तो जो होते हैं पति के छोटे भाई को देवर कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। बताइए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, क्या होगा इसका आंसर 37 का हो जाएगा दोस्तों। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अर्थ में अंतर हो वहाँ दोस्तों लाटानुप्रास, है ना, लाटानुप्रास अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा लाटानुप्रास सी नंबर आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युक्ति है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। यह जो युक्ति है ये किसकी है ना, ये जो युक्ति है ये कथन किसका है ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी भारती, धर्मवीर भारती या फिर अगेय जी, है ना। क्या होगा दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा आपका धर्मवीर भारती, है ना, धर्मवीर भारती का ये कथन है कि मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, धर्मवीर भारती, ठीक है, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती जो हैं दोस्तों ये हिंदी की प्रयोगवादी काव्यधारा के नए कवियों के अग्रणी थे आपके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर की आग पर पानी डालना। आग पर पानी डालना का अर्थ क्या होगा, बहुत ही आसान है मुहावरा, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है, सभी लोगों का जवाब सही होना चाहिए, किन्हीं का गलती नहीं होना चाहिए। आग पर पानी डालना का अर्थ होता है झगड़ा मिटा देना, है ना, यानी कि आग पर पानी डालने से क्या हुआ, आग बुझ जाएगा, यानी कि झगड़ा लगा हुआ था तो बुझ गया, है कि नहीं, क्या हो जाएगा जी, आग झगड़ा मिटाना, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका झगड़ा मिटा दिया, है ना। चलिए अब देखिए, बताइए कि पगड़ी रखना, पगड़ी रखना का मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये बताइए तो, पगड़ी रखना, है ना, पगड़ी रखना का अर्थ क्या होता है ना, इज्जत रख लेना, है ना, पगड़ी रखना मतलब क्या होता है, इज्जत रख लेना। पहाड़ टूट पड़ना, अगर पूछे पहाड़ टूट पड़ना का अर्थ क्या होगा, तो भारी विपत्ति आना, है ना, भारी विपत्ति आना, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर की कबीरदास की वानियों की भाषा कौन सी थी। तो कबीरदास की वानियों की जो भाषा थी वो सधुक्कड़ी थी आपका, है ना, सधुक्कड़ी, आंसर हो जाएगा आपका सधुक्कड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका, ठीक है। चलिए जो कबीरदास थे दोस्तों ये निर्गुण के भक्तिकालीन संत थे, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 16 नंबर की त्रिभुवन। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, त्रिभुवन में कौन सा समास है, अभी दिग्गु बहुब्रीहि कर्मधारय क्या होगा। देखिए त्रिभुवन शब्द में दोस्तों दिग्गु समास है ना, कौन सा समास है जी, तो इसमें दिग्गु समास है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा त्रिभुवन, ठीक है। दिग्गु समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, ठीक है। दिग्गु का
सॉरी द्विगु जो समास है इसका प्रथम जो पद होता है क्या होता है, संख्यावाचक होता है, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर कि स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद कौन सा है। स्वर्गारोहण, तो स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों स्वर्ग जोड़, है ना, स्वर्णा है, स्वर्ण, है ना, स्वर्ण जोड़ आरोहण हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण जोड़ आरोहण हो जाएगा आपका आंसर नंबर कहाँ गया, स्वर्ग जोड़ आरोहण, स्वर्ग होगा दोस्तों, स्वर्ग हो जोड़ आरोहण, है ना, स्वर्ग है ना यहाँ पर, तो स्वर्गे होगा ना, स्वर्ग जोड़ आरोहण, यहाँ पर जोड़ छूट गया है, जोड़ आरोहण, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका स्वर्गारोहण का आपका। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर है तालव्य महापुराण अघोष व्यंजन का वर्ण उदाहरण कौन सा है, बताइए। तालव्य महापुराण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका छ, है ना, वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा आपका छ। ठीक है, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण तालु और जीभ के स्पर्श से होता है तालव्य वर्णन कहते हैं। तालव्य वर्ण किसको कहेंगे, जिसका उच्चारण कहाँ से होगा, तो तालु, है ना, तालु और आपका जीभ से। ऐसा आपका वर्ण और कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ऐसा वर्ण जैसे ई, हर्षई, दुर्घई, च, छ, ज, झ, य, स, तो ये सारे जो है ये है आपके दोस्तों तालव्य। ठीक है, उन्नीस नंबर प्रश्न है कि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी दयनीय जीव किसे कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लेखक हजारी प्रसाद जो द्विवेदी है ये दयनीय जीव किसको कहा है दोस्तों, तो दयनीय जीव कहा है पिता को, है ना, किसको कहा है, तल्पज्ञ पिता को कहा गया है दयनीय जीव, किसके द्वारा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म होता है दोस्तों आपका 1907 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश के थे, ये बलिया जिला का आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 20 नंबर की रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा। देखिए बहुत सारे रस का मैं स्थायी भाव यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है। तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध हो जाएगा, है ना, रौद्र रूप धारण किए हुए यानी कि क्रोध धारण किए हुए, है ना। ऐसे भी थोड़ा सा ट्रिक लगाना है कि रौद्र रूप धारण किए हुए है यानी कि दोस्तों वो पूरा क्रोध में है एकदम, है ना। आगे सामने जाइएगा तो आपको, है ना, धुन देगा, है कि नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे कि अगर पूछे कि करुण रस, है ना, करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो शोक हो जाएगा ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक होगा आपका। भयानक रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भयानक का भय, है ना। और विभत्स रस का हो जाएगा घृणा, है ना। वात्सल्य रस का हो जाएगा स्नेह अस्थायी भाव। भक्ति रस का दोस्तों अनुराग, और हास्य रस का हास्य। ठीक है, ये कुछ है जो आपको पूछा जाता है, बार बार ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। तो मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का जो उदाहरण है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ठ। क्या हो जाएगा जी, ठ, है ना। यानी कि मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो री, ट, ठ, ड, ढ, न और ल और स, है ना। ये ध्यान रखिएगा, मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं, री है, ट है, ठ है, ड है, ड है, ढ है, और न है और ल है, और दंती स है आपका। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर आपका 22 नंबर कि शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, है ना। नहीं कहते हैं कि शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, तो इस वाक्य में जो ये ज़्यादा है ये किस प्रकार का विशेषण है ये आपको बताना है। तो ये ज़्यादा जो है ना ये आपको गुण, तो ये इससे पता नहीं चल रहा है कि इसमें कोई गुण है ना। संख्या का भी बोध नहीं हो रहा है और ये सर्वनामिक भी नहीं होगा, इसमें परिणाम वाचक हो जाएगा, है ना। परिमाण वाचक ये आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए हो जाएगा। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण। तेईस नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यानी कि जिन पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं ना। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। नेक्स्ट सवाल है आपका कि आलोक का विलोम क्या होगा। आलोक का विलोम होता है आपका तिमिर। क्या होता है, आलोक का विलोम यानी कि उल्टा, है ना, तो तिमिर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। लोक का विलोम क्या होगा,
लोक का हो जाएगा परलोक, है ना। लोक का क्या हो जाएगा, परलोक सिधार गया, है ना। ज्वलन का क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्वलन का विलोम क्या होगा, तो ज्वलन का हो जाएगा समन, है ना। ज्वलन का हो जाएगा आपका समन हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा बताइए तो, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, है ना। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा कुंद, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा आपका कुंद, है ना। बड़बोला का विलोम क्या हो जाएगा, गुमसुम, है ना। बड़बोला मतलब बहुत बोलने वाला, तो गुमसुम मतलब चुपचाप रहने वाला। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर की, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, याद रखना है आपको, है ना। तो स्वर कितने हैं, तो स्वर टोटल 11 है। कौन कौन से हैं, तो अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ, री ए ओ औ, तो इतने हैं दोस्तों आपके स्वर। कितने हो गए टोटल आपके हिंदी में 11 है। और अंग्रेजी में स्वर कितने हैं, 5 है, ए ई आई ओ यू, है ना, आपको पता होगा। हिंदी में कुल वर्णमाला कितने हैं, तो 52, है ना। कुल वर्णमाला की संख्या 52। स्पर्श व्यंजन की कुल वर्णमाला हो जाएगा 25, स्पर्श व्यंजन 25 है। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4 है। उत्तम व्यंजन की संख्या 4, उत्तम व्यंजन भी आपका 4 है। और द्विगुण व्यंजन 2 आपका। अयोगवाह की संख्या 2, ठीक है। चलिए बहुत सारा चीज़ आपको बता दिए, नोट भी करना है तो कर लेना है। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। क्या कह रहा है कि जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उसका अर्थ जो है प्रत्येक बार क्या हो दोस्तों, भिन्न हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। क्या होगा 26 का, 26 का दोस्तों इसको हो जाएगा आपका यमक अलंकार। इसको क्या कहते हैं, यमक अलंकार। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है 27 नंबर की, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। जी हाँ दोस्तों, मेरे दोस्त के लिए क्या लाइए, तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए कहाँ गया जी, हाँ, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए। इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको ये बताना है। तो मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, जो इस वाक्य में कारक है वो हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की कौन कौन सी विभक्तियां हैं दोस्तों, तो के या के लिए, हेतु, निर्मित, ये सारी विभक्तियां हैं आपका संप्रदान कारक के। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है कि जो दंड पाने योग्य हो इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा होगा। जो दंड पाने योग्य हो उसको कहते हैं दंडनीय। क्या कहते हैं जी, उसको कहते हैं आपका दंडनीय। और जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो उसको क्या कहिएगा, बताइए तो जल्दी से। जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो उसको कहते हैं अकिंचन। कई बार आपको पूछा गया सवाल है, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं हो बेचारे के पास, तो उसको कहते हैं अकिंचन। जो क्षमा पाने योग्य है उसको के लिए क्या कहते हैं, क्षम्य। और जो क्षमा पाने योग्य है के लिए क्या कहते हैं, क्षम्य। और तीनों लोगों को जानने वालों को क्या कहते हैं दोस्तों, त्रिकालज्ञ, है ना। त्रिकालज्ञ कहते हैं तीनों लोगों को जानने वाले के लिए। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 29 नंबर। इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। उपमा का पर्यायवाची नहीं है, क्या होगा। देखिए खाद जो है ना, ये उपमा का पर्यायवाची नहीं है आपका, है ना। तुलना, मिलान, सदृश, ये सभी उपमा के पर्यायवाची है, खाद उपमा के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। खाद्य का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, भक्ष्य, आहार्य, खुराक, भोजन, भोज्य, सामग्री, आहार, ठीक है जी, याद रखिएगा आपका। अगला सवाल चलते हैं आपका 30 नंबर के, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, है ना। आप बताइए कि चमड़ी जाए और दमड़ी न जाए इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इस लोकोक्ति का अर्थ जो है बहुत कंजूस होना, है ना। हमारा चमड़ी जल जाना चाहिए लेकिन दमड़ी नहीं जाना चाहिए, यानी कि महाकंजूस होना दोस्तों, बहुत ही कंजूस होना। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा आपका 30 का आपका, ठीक है। अगला सवाल प्रश्न है आपका कि कौन सा तनु घुल चुका और कौन सा तनु घुल चुका अब दीप का मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। मोम का तन घुल चुका अब दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा आपका रसनोपमा अलंकार दोस्तों, ठीक है। रसनोपमा अलंकार हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है।
अगला सवाल है आपका 32 नंबर की, इनमें से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? जी हाँ, ये शुद्ध करने के लिए भी आपको एक दो पूछा जाएगा, तो कौन सा शुद्ध है? तो यानी कि तिरस्कार लिखाता कैसे है बताइए? तो तिरस्कार, ठीक है। तिरस्कार दोस्तों आपका इसी प्रकार से लिखाता है, तिरस्कार, ठीक है। आज से देख लीजिए, गलत मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर की, गरुड़ का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? देखिए गरुड़ का पर्यायवाची क्या होगा? गरुड़ का पर्यायवाची होता है खगेश, है ना, खगेश हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका हो जाएगा। गरुड़ का और भी बहुत सारा होता है दोस्तों, है ना, गरुड़ का दोस्तों और भी बहुत सारा पर्यायवाची होता है ना, जैसे कि आपका पत्रगारी या फिर उरगारी या फिर हरियाण, ठीक है, वातएन, है ना, बहुत सारा होता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 प्रश्न है कि जब कर्ता एक समान कार्य कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? बताइए। प्रश्न है कि जब कर्ता जो है दोस्तों एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए तो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है आपका, है ना, पूर्वकालिक क्रिया। क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर, जिसकी दो माताएं हो, है ना, बताइए, जिसकी दो माताएं हो उसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? 35। देखिए जिसकी दो माताएं हो दोस्तों उसके लिए द्वयमातुर हम लोग युक्त करते हैं, ठीक है, द्वयमातुर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दौमातुर या फिर द्वयमातुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, जिनकी दो माताएं हो, ठीक है। जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए कौन सा शब्द उपयोग करते हैं? सती, है ना, जो पति के लिए मर मिटे उसके लिए हम लोग सती का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर कि रोगी चल नहीं सकता, भाववाचक में रूपांतरण क्या होगा? भाववाचक में अगर हम इसको रूपांतरण करते हैं कि रोगी चल नहीं सकता तो कैसा वाक्य बनेगा दोस्तों? बताइए क्या होगा जी? रोगी से चला नहीं जाता, बिल्कुल ठीक लग रहा है। रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है, रोगी नहीं चलेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रोगी से चला नहीं जा रहा है, यानी कि उससे भाव पता चल रहा है ना कि रोगी के अंदर तकलीफ है, कष्ट है ना, इसलिए उससे चला नहीं जा रहा है। अगला सवाल है आपका दोस्तों 37 नंबर कि इनमें से चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए चिरंतन का विलोम क्या होगा, यानी कि उल्टा क्या होगा चिरंतन का विलोम? चिरंतन का विलोम होता है आपका नश्वर, ठीक है, क्या होता है? नश्वर होता है आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा 37 का आपका नश्वर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अल्पजीवी का विलोम क्या हो जाएगा? दीर्घजीवी, है ना। क्षणिक का विलोम क्या हो जाएगा? शाश्वत, ध्यान रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। अगला है आपका 38 नंबर की दांत गिनना। बताइए दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है ना। आप देखते हैं किसी का दांत गिनने लगते हैं कि कितना दांत है इसका, 28 है कि 30 है कि 32 है ना। तो दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी? 38 का हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उम्र पता लगाना, है ना। दांत गिन रहे यानी कि उम्र का पता लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब, है ना। दांत पीसना का अर्थ क्या होगा? तो क्रोध प्रदर्शित करना। दांत निपोरना का मतलब क्या होता है? गिड़गिड़ाना। और दांत से दांत बजना का मतलब क्या होता है? बहुत जाड़ा पड़ना। दांत जब बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है तो दांत में दांत टकराता है ना, वही बात है। दांत पीस कर, दांत जो दोस्तों पीस कर रह जाना का मतलब क्या होता है? क्रोध पी कर रह जाना, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर कि यति का क्या अर्थ होता है, जो बताइए। यति का अर्थ होता है आपका विराम। क्या होता है? यति का अर्थ होता है विराम, और विराम है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी में, है ना। यति का अर्थ क्या है? विराम। गण का अर्थ क्या है? दल, ठीक है ना, समूह, जत्था। और चरण का अर्थ क्या है? पैर, कदम, पग। प्रवाह का अर्थ क्या हो जाएगा? धारा, तेज, बहाव, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि इनमें से किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पुस्तक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ये नहीं किया गया था। तो 40 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी नंबर, बाला बोधिनी, है ना। बाला बोधिनी जो था ये पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा कविंचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का भी संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले गिना जाने वाला, इतना ज़्यादा सर दर्द कर रहा है ना, पता नहीं क्यों।
गर्मी से जख्म जैसा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले गिना जाने वाला इनमें से उपयुक्त शब्द क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले गिना जाने वाला, उसके लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों अग्रगण्य, है ना। अग्रगण्य यानी कि सबसे पहले गिना जाने वाले के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अग्रगण्य, याद रखिएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो, बताइए, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग करते हैं? अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको कहते हैं अग्रज। और जो सबके आगे रहता हो उसके लिए अग्रणी, है ना। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी। और आगे की बात सोचने वाले के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? अग्रसोची, आगे की बात को सोचने वाले। 42 है कि इनमें से कौन सा शब्द नाग का समानार्थी है? बताइए, नाग का समानार्थी क्या हो जाएगा? सारंग, है ना। नाग का समानार्थी, है ना, क्या हो जाएगा? सारंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। नाग का और भी बहुत सारा समानार्थी है, जैसे कि विषधर है, भुजंग है, आपका काकोदर होता है, सर्प होता है, सांप होता है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 43 नंबर के, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए, स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग जो लगता है वो पहले लगता है, प्रत्यय जो है वो बाद में लगता है ना, ध्यान रखिएगा। तो स्वाभिमान में दोस्तों स्व उपसर्ग है ना। कौन सा उपसर्ग है? स्व। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, स्व उपसर्ग है। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर कि दाम सवारे काम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दाम सवारे काम, दाम सवारे काम का जो अर्थ होता है ना, वो पैसा सब काम करता है। बिल्कुल सही बात है ना। अगर पैसा आपके पास है ना तो पैसा के दम पर दोस्तों आप सब काम कर सकते हैं, ऐसा ज़माना आ गया है। पैसा नहीं है तो दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, है ना, ना अपना पूछेगा और ना ही पराया कोई पूछने वाला है, ठीक है। सबके पास अगर पैसा है तो पूरी दुनिया है, पैसा नहीं है तो कोई नहीं है, सच्चाई यही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 45 नंबर, कह रहा है कि किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित है? बताइए, किस शासक ने चलाया था दोस्तों आपका नागरी लिपि में रामसीय शब्द लिखा हुआ है उसके ऊपर? तो आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। किसने? बादशाह अकबर ने अंकित सिक्का चलाया था दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका। जिसके लिपि क्या थी? तो नागरी लिपि थी। अगला है आपका 46 नंबर की, थोथा चना बाजे घना। वाह 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 वाह। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो अल्प बुद्धि वाला अधिक डिंग मारता है। बिल्कुल सही बात है। जिसके पास बुद्धि कम होगा ना, एकदम ट्रेन में बैठ जाएगा, बस में बैठ जाएगा, कहीं भी बैठ जाएगा ना, एकदम पकड़ के दिले रहेगा, है ना, दनादन, ठीक है। इसीलिए अल्प बुद्धि वाले बहुत बोलते हैं, बकर बकर करते रहते हैं दोस्तों, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका, है ना। अगला प्रश्न है आपका 47 नंबर, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो। बताइए, है ना, जिसका कोई भी शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको क्या कहेंगे जी? तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अजात शत्रु। क्या कहेंगे? अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना, अजात शत्रु। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर की, झरना का रचनाकार कौन है? बताइए, झरना, तो झरना का जो रचनाकार है वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जयशंकर प्रसाद झरना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर की, विद्यापति किससे संबंधित कवि हैं? विद्यापति दोस्तों किससे संबंधित हैं ये बताइए? मैथिली है, बघेली है, या फिर आपका मराठी है, या मगही है ना। तो विद्यापति जो हैं ये कैसे हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका मैथिली है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्यापति मैथिली भाषा से संरक्षित कवि है। विद्यापति को मैथिली कवि कोकिला भी कहा जाता है। विद्यापति श्रृंगार भक्ति पारक कवि हैं। विद्यापति द्वारा अवहट्ट भाषा में कीर्ति लता और कीर्ति पताका पुस्तक लिखी गई थी। अगला सवाल है आपका 50 नंबर सवाल। तो प्रश्न कह रहा है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है जो बताना है। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है ना। और जाते जाते वीडियो को लाइक करते चलना है। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए 1 to 5 के लिए, या फिर आपका 9, 10 सामाजिक विज्ञान के लिए दोस्तों, तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का चार्ज है मात्र 499 रुपया। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। यही नंबर हमारा फ़ोन पे गूगल पे भी है, जहां आपको इसी नंबर पर पे करके इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे या स्क्रीनशॉट भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और सारे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा जी? आंसर क्या होगा? पहले आंसर तो बता ले।
तो कह रहा है कि आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, या किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा आपका इच्छा वाक्य, है ना। हम इच्छा न व्यतीत कर रहे हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो जल्दी ठीक हो जाए, हमारी ये इच्छा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर दोस्तों, आपका डी नंबर आपका, ठीक है। चलिए, और तो ये रहा आज का हिंदी का टेस्ट। कैसा लगा बताना है। हिंदी में ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है और कम दिमाग भी नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत बस टेस्ट देते रहना है 2-4 दिन पर, ताकि मतलब रिवीजन आपका होता रहे, है ना। इंग्लिश पे दिमाग नहीं लगाना है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश को मत पढ़िए, है ना, कोई फ़ायदा नहीं, इंग्लिश को पढ़ने से समय बर्बाद होगा आपका, है ना। उससे अच्छा जो आपका सब्जेक्ट है उसको पढ़िए, ठीक है। इंग्लिश को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, जिसका इंग्लिश सही है उसको पढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जिनका इंग्लिश ठीक है उनको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनका इंग्लिश एकदम जीरो है, और अधिकतर 95% का लोगों का दोस्तों इंग्लिश में मतलब कि जीरो ही है, मान के चलेंगे, है ना। तो इंग्लिश को एकदम छोड़ देना है। बस निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, उसमें आप क्या करना है, सी या फिर बी रंग दीजिएगा। 5 से ज़्यादा आपका सही हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो आपको बस हिंदी में 25 नंबर लाना है ना। 75 में 25 लाना नहीं आएगा, आराम से आ जाएगा। 75 में 25 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से दोस्तों आप 100 में 50 नंबर लेकर के आइएगा, हिंदी अंग्रेजी मिला करके। इसमें आप कितनों लाइए वो आपको नंबर नहीं जुड़ेगा, है ना। नंबर अगर आपको मेरिट में आना है, अगर आपको अपने जिला चाहिए तो आपको थोड़ा सा नंबर लाना पड़ेगा, है ना। 50% से लेकर के 60% तक अगर नंबर आ जाता है तो आपको जिला मिल सकता है ना। 50% में उम्मीद है कि रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर अगर है 55 से 60 तक, है ना, तो आपका जिला भी मिल सकता है ना। आपका जो जिला होगा जहां आप जाना चाहते होंगे, टीचर बनना चाहते होंगे, वहां मिल सकता है। और कोई 3 ही जिला आपको चुनना है ना। तो आप लोग फार्म भर रहे हैं कि नहीं, फार्म भर लीजिए फटाफट, है ना। फटाफट आप लोग फार्म भरिए अपना और तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। फार्म भर के टेंशन मुक्त हो जाइए और चुपचाप तैयारी कीजिए, ठीक है जी। तो ये हमारा व्हाट्सएप है, ये हमारा गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर है, तो जिसमें सभी लोग जुड़ जाइएगा। मात्र 499 का इसमें चार्ज है, और कोई मंथली चार्ज नहीं है। आपको एग्ज़ाम तक फिर आपको सारे मटेरियल मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट होगा वो सारा चीज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलते रहेगा, है ना। चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो या फिर आपका किसी और माध्यम से हो, सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो आज इतना रहने देते हैं दोस्तों, और कल से क्लास जो होगी वो 3 बजे से ही होगी आपकी, है ना। 3 बजे से हुई होगी आपकी क्लास। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।